नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। चुनावी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर अब थम चुका है। अब बारी जनता की है। 20 मई को जनता उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी। 5वां चरण कई लिहाज से बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिन्हें लेकर सियासी गलियारों में खूब गहमागहमी देखने को मिली है। राहुल गांधी अमेठी से रायबरेली चले गए और अमेठी से कांग्रेस ने केएल शर्मा के कंधों पर जीत की जिम्मेदारी सौंप दी है। अब इन दोनों सीटों पर 5वें चरण में ही चुनाव होना है। वहीं लखनऊ से राजनाथ सिंह और हाजीपुर से चिराग पासवान भी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जिन पर सभी की नजरें लगातार बनी हुई हैं। साथ ही नजरें मतदान प्रतिशत पर भी रहेंगी। उम्मीद तो यही है कि जनता घरों से बाहर निकलेगी और बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराएगी। आखिर 5वें चरण में क्या है, चलिए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए एक बार पहले समझा देते हैं कि आखिर इन तमाम सीटों का आंकड़ा क्या कहता है। 5वें चरण के लिए 20 मई को वोटिंग होनी है और आपको बताएं कि 49 सीटों में यहां पर मतदान किया जाएगा। इन प्रदेशों में 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 2019 के चुनाव में 62.01% का मतदान हुआ था। इसके साथ ही 695 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला उस दिन किया जाएगा। जनता अपने घर से निकलेगी और इनका फैसला सुनाएगी। इन 695 प्रत्याशियों में से 82 महिला प्रत्याशी भी हैं जो अपनी किस्मत आजमा रही हैं। यूपी की 14 और महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। इसके साथ ही आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल की 7, बिहार उड़ीसा की 5-5 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। साथ ही आपको यह भी याद दिलाएं कि झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट पर मतदान किया जाना है। इसमें भी तमाम कद्दावर चेहरे मैदान में हैं। रायबरेली और अमेठी में भी चुनाव होगा, जो कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। चुनावी मैदान में मोदी सरकार के 9 मंत्री भी हैं। आपको बताएं कि लखनऊ में राजनाथ सिंह के खिलाफ रविदास मेहरोत्रा खड़े हैं, जो कि अभी लखनऊ से विधायक हैं। तो ये निश्चित तौर पर कड़ी टक्कर देने वाले हैं। और आपको बताएं कि दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी के सामने खड़े हैं रायबरेली से। इसके साथ ही स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता, पुराने नेता केएल शर्मा है और कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया है। चिराग पासवान के खिलाफ शिवचंद्र राम हैं और पूरी कोशिश होगी इस बार कि कांटे की टक्कर यहां पर रखी जाए। बारामूला की बात करें, उमर अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनके खिलाफ फयाज अहमद खड़े हैं जो कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी से हैं। इसके साथ ही फतेहपुर की बात की जाए, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से मैदान में हैं। इसके साथ ही डिंडौरी से स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रमिड पवार मैदान में हैं। इनकी भी प्रतिष्ठा निश्चित तौर पर दांव पर लगी हुई है। कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी हैं, पुरानी नेता हैं और शिक्षा राज्य मंत्री हैं इस समय, ये भी चुनावी मैदान में हैं। भिवंडी की बात की जाए, कपिल पाटिल हैं चुनावी मैदान में, पंचायती राज्य मंत्री हैं और निश्चित तौर पर कपिल पाटिल भी पुराने नेताओं में माने जाते हैं और पाटिल समाज का वोट इनको अच्छी खासी संख्या में ट्रांसफर होता है। शांतनु ठाकुर बनगांव से, मुंबई उत्तर से वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। पीयूष गोयल यहीं से चुनकर आते हैं मुंबई उत्तर से और हाल फिलहाल में आपने पार्कों में अपनी कैंपेनिंग करते हुए पीयूष गोयल को देखा होगा। कौशल किशोर मोहनलालगंज से आते हैं, आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री हैं, ये भी लगातार अपनी कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं। और लखनऊ से खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेताओं में और पहले से अगर 5वें तक गिने तो उस पंक्ति के नेता माने जाते हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति मैदान में हैं। तो ये तमाम चेहरे मैदान में जुटे हुए हैं और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे न्यूज चैनल के वरिष्ठ संपादक अनिल मिश्रा जी स्टूडियो पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अनिल जी, आप सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इन सीटों को देखें तो ये निश्चित तौर पर वीआईपी सीटें भी कही जा सकती हैं और जो नेता इसमें खड़े हैं वो भी अपने आप में बहुत ही कद्दावर नेता हैं, पुराने नेता हैं और इस बार फिर से पार्टी ने इन पर भरोसा किया है। तो क्या इन सीटों में बहुत ही रोमांचक मैच देखने को मिलने वाला है? बिल्कुल, जिस ढंग से चुनाव चल रहा है, 5वें चरण का वोटिंग होने जा रहा है, तो शुरुआती दौर से अगर आप देखें तो 2 से 3 चरण तक में वोटिंग प्रतिशत जिस ढंग से कम हुआ था तो काफी उदासीनता जनता के बीच में देखने में आई थी। तो उसको लेकर राजनीतिक पार्टियां भी चिंतित हुई थी। चौथे दौर के चरण के वोटिंग के समय तक काफी स्थिति सुधरती दिखी है, लेकिन अब 5वां चरण महत्वपूर्ण इसलिए हो जा रहा है आलोक जी, अगर आप ध्यान दें तो ठीक है, पूरे देश में चुनाव हो रहा है, सभी सीटों की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है, सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन जिन कारणों से चर्चा
अमेठी की और रायबरेली की हो रही थी, वो कहीं ना कहीं बनारस की सीट जो कि सबसे हॉट सीट है उससे भी आगे निकल गई थी। उसका कारण था राहुल गांधी पहले चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, पूरे टाइम इसी बात पे चर्चा होती रही। वायनाड का जब तक वोटिंग नहीं हुआ तो इस सीट को रोक के रखा गया। वायनाड की वोटिंग होने के बाद ये क्लियर किया जाता है कि होगी, फिर 10 दिन इस पर सस्पेंस बना रहा कि अमेठी से लड़ेंगे चुनाव, रायबरेली से लड़ेंगे। खबर ये तक आ रही थी कि एक जगह से राहुल लड़ेंगे, दूसरी जगह से उनकी बहन प्रियंका लड़ेंगी। मतलब ओवरऑल इन सब करते करते अंततः राहुल गांधी, जो लोग बीजेपी का एक आरोप हुआ करता था कि हिम्मत नहीं है इनकी चुनाव लड़ने, तो सचमुच अमेठी सीट छोड़ के रायबरेली चले गए और अमेठी में अपने एक घरेलू एक तरह से उम्मीदवार कहा जाए उतार दिया। तो एक तो उस कारण चर्चा में है कि क्या जिस पर ये इतना विश्वास जता रहे हैं, क्या वो इतना बड़ा दांव खेल सकते हैं कि स्मृति ईरानी को हरा सकते हैं। दूसरा, रायबरेली चूंकि बहुत महत्वपूर्ण सीट है, गांधी परिवार की एक तरह से विरासत है, वहां भी कहीं ना कहीं एक दबाव बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस ढंग से राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे, ये रायबरेली भी ना हार जाए। तीसरी सीट अगर महत्वपूर्ण होती है तो लखनऊ की है। लखनऊ की सीट वैसे भी देश की प्रदेश की राजधानी है जहां से दिल्ली का रास्ता जाता है, लेकिन जब से अटल बिहारी वाजपेयी वहां चुनाव लड़ने लगे थे उसके बाद से उस सीट की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी। फिर उसकी जगह पे अब राजनाथ जी आ गए। राजनाथ सिंह का तीसरा दौर है। ये कहना कि वहां पर कोई, चूंकि रविदास मेहरोत्रा जी हैं, लोकल नेता हैं और अच्छे जमे हुए नेता हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद राजनाथ जी सिंह को चुनाव जीतने में कोई बहुत विशेष परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप, जैसा आपने दिखाया कि चिराग पासवान की सीट, चिराग पासवान भी लड़ रहे हैं, एक नेम फेम के नेता हैं, मोदी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये कहा जाए कि बहुत आसान रहा है, तो शायद वहां से जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से राह बहुत आसान नहीं है। जीत की उम्मीद इनके पाले में ज्यादा है। इसका लेकिन कारण आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से 2019 का चुनाव था तो उसमें 2019 के चुनाव में पशुपत पारस ने यहां से जीत दर्ज की थी और वो इस बार चिराग पासवान के बिल्कुल ठीक अपोजिट में है, मतलब इनके खिलाफ कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, चिराग पासवान के पक्ष में हवाएं नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छी बात आपने कही। कहा जाता है ना, घर का भेदी लंका ढाता है। अब एक तरफ उनके चाचा जो उनके सर्वे सर्वा थे, चिराग पासवान, रामविलास पासवान के पहले अगर देखा जाए तो दूसरा नाम पशुपत नाथ का ही आया करता था, लेकिन उनके जाने के बाद जिस ढंग से चिराग ओवरऑल कमान लेते हैं, फिर पशुपत नाथ से उनकी दूरियां बननी शुरू होती है और इस कदर बन गई कि अब 36 का आंकड़ा हो गया और उन्हीं की सीट से स्वयं जाके चुनाव लड़ना, जिस पर पशुपत नाथ ने एक नहीं कई बयान दिए, वक्तव्य दिए। अब आप, हम या जनता कैसे उम्मीद कर सकती है कि वो पशुपत नाथ जो वहां से अभी तक अपने भतीजे के लिए लगे रहते थे, अगर उनका टिकट काट के और टिकट ही नहीं गठबंधन से उनको बाहर करा दिया गया, तो वो कैसे इनको सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करने को छोड़िए, वो विरोध करेंगे, अंदर ही अंदर खाने में कहीं न कहीं विरोध करेंगे और वो भी लोकल, उनका अपना एक आधार है। अब ये देखना है चिराग पासवान पशुपत नाथ को कितना माइनस कर पाते हैं, उनके विरोध को कितना हल्का कर पाते हैं, ये वहां की जनता। बिल्कुल ठीक, जिस तरह से आपने यहाँ पर एक बहुत अच्छा विश्लेषण जनता के सामने पेश किया। हमारे साथ दो मेहमान भी यहाँ पर जुड़ गए हैं, मेरे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुदेंद्र त्रिपाठी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका त्रिपाठी जी। इसके साथ ही संजीव वर्मा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले त्रिपाठी जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लखनऊ की सीट की बात हो रही है, रायबरेली का जिक्र हो रहा है, अमेठी का जिक्र हो रहा है, क्या तैयारियां हैं आपकी इन तीनों सीटों पर और किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में थे? देखिए, जहाँ तक रायबरेली और अमेठी की बात है, अगर मीडिया कर्मी रायबरेली और अमेठी का नाम नहीं लेंगे तो हमें लगता है कि किसी भी न्यूज में वो गंभीरता नहीं आ पाएगी, लोगों का विश्वास नहीं जम पाएगा। इसलिए अमेठी और रायबरेली का नाम लेना आवश्यक है। रह गई लखनऊ की बात, तो कोई वजह नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं कि वे एक बीजेपी के बड़े नेता जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस समय रक्षा मंत्री भी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस दौर के मतदान में जो है, जो सीटें हैं, कई सीटें वीवीआईपी हैं, लेकिन सवाल है कि चुनाव इस बार हो क्यों रहा है, चुनाव का मुद्दा क्या है? चुनाव का मुद्दा देखा जाए तो दो तरह की बातें होती हैं। एक तरफ तो मोदी जी राजनीतिक विरासत की बात करते हैं। अगर हम राजनीतिक विरासत की बात कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन 2019 में फिर चुनाव हुआ, जब जीत हुई तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। और इस बार के चुनाव में हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन लड़ाई किसकी हो रही है? मोदी जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं पर भी वो बीजेपी की बात नहीं करते हैं, बात करते हैं सिर्फ अपने अहंकार का, अपने मोदी की बात करते हैं। दूसरी तरफ
राहुल गांधी जी हैं। वो देश की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, उन बेरोजगारों की बात करते हैं जो आज सड़कों पर हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार युवक आज सड़कों पर दर दर घूम रहे हैं। उनके परिवार के लोगों की जो पीड़ा है उसकी बात कर रहे हैं। वो महिलाओं की बात कर रहे हैं। वो नौजवानों को 1 साल अप्रेंटिस कराने की बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ 1 लाख रुपया साल में देने की बात कर रहे हैं। उन हाथों को मजबूत करना चाहते हैं जिन हाथों से रोटी मोदी जी ने छीन ली है। उन नौजवानों के उस कल्पनाओं को, जिस कल्पना के तहत बच्चे आज पढ़ाई करते हैं और अपने परिवार को आश्वस्त करते हैं कि चलिए आपने हमको मेहनत करके पढ़ाया और हमारी जिम्मेदारी है, हमको नौकरी मिलेगी, हम अपने परिवार की, अपने देश की सेवा करेंगे। तो इस बार के मुद्दों में बड़ा फर्क है। यही वजह है कि इस देश का किसान, जैसा कि कांग्रेस आपकी ही बातों को मैं बिंदुशः यहाँ पर ट्रांसफर करता हूँ। संजीव जी, आपने इनकी सारी बात सुनी, अब इसमें प्रश्न पूछने की मुझको जरूरत है भी नहीं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो पहले व्यवस्था थी, जो पहले लगातार रोजगार मिल रहा था, जो पहले लगातार लोगों के पास खाने पीने का राशन था, लोगों को भुखमरी नहीं होती थी, वो सारी चीजें आपने इनसे छीन ली और ये इन मुद्दों के साथ जनता के बीच में गए। और साथ ही इनका आरोप यह है कि देश के प्रधानमंत्री देश के मुद्दों की बात नहीं करते, राहुल गांधी जी केवल मुद्दे की बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आरंभ से ही एक ही मत रहा कि हम विकास की राजनीति करें और विकास के मुद्दे को लेकर ही, चाहे कोई छोटे छोटा चुनाव हो, बड़े से बड़ा चुनाव हो, हम विकास के मुद्दे पर हमेशा से चुनाव लड़ते आए। और इस बार भी जो चुनाव है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, देश के स्वाभिमान के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, रोजगार स्वरोजगार के जो हमने साधन डेवलप किए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमने एक विस्तार दिया है, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट किया है, गरीब उत्थान के लिए हमने जो काम किए हैं, जो हमने 4.5 करोड़ गरीब वर्ग को, जिनके पास अपना रहने को छत नहीं थी, उसको अपना एक पक्का आवास देने का काम किया, हर घर नल देने का काम किया, हर घर बिजली का कनेक्शन 1 रुपए में देने का काम किया, अपना शौचालय देने का काम किया। बड़ी एक ऐसी स्थिति जहां देश को आजाद हुए 65-70 साल हो गए और देश के प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से बोलना पड़े कि मैं एक इज्जत घर की आवश्यकता इस देश को है और मैं हर घर जो गरीब वर्ग है उसको शौचालय दूंगा। तो बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है। तो इनके ऊपर अपने आप में एक बड़ा तमाचा है। आप जो 70 सालों में अपने घर में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं करवा पाए और गरीब को और ज्यादा गरीबी की कगार पर आपने धकेलने का काम किया। आपने किसान को कभी भी सदृढ़ सुदृढ़ होने का सौभाग्य नहीं दिया, बल्कि किसान को और ज्यादा उसकी रीढ़ को कमजोर करते गए। जहां भारतीय जनता पार्टी की हमारी 2014 के बाद जो लोकसभा में जब मोदी सरकार बनी, तो आप ये देखिएगा किसान को उसकी आय को दोगुना करने की दिशा में हमने जो लगातार काम किया, जो हमने इसको उन्नत बीज देने का काम किया, सॉइल टेस्टिंग की व्यवस्था कराई। ठीक है, इन तमाम बातों को आपने यहाँ पर गिनाया और आपने बताया कि नहीं, योजनाओं के स्तर पर हमने बेहतर काम किया है। हमारे साथ प्रोफेसर प्रदीप माथुर भी यहाँ पर जुड़ गए हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रदीप जी टीएनपी न्यूज पर। धन्यवाद। जिस तरह से आपने बीजेपी का पक्ष भी सुना, आपने कांग्रेस का पक्ष भी सुना। कांग्रेस का दावा है भाई मुद्दे अगर किसी के पास हैं तो वो कांग्रेस के पास हैं, क्योंकि हमने आम जनता की बात करनी शुरू की है। इनका ये आरोप है सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर कि प्रधानमंत्री देश की बात नहीं करते, मुद्दों की बात नहीं करते। लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम जब से सत्ता में आए हैं, हमने उस रिक्त स्थान को भरना शुरू किया है जो विकास के नाम पर खाली छोड़ दिया गया था। आपको क्या लगता है, आपके विश्लेषण में क्या दोनों के दावों में कितना दम नजर आता है और आपको क्या लगता है कि चुनाव में मुद्दे कौन से हावी हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, विकास तो देश का शुरू से हो रहा है, आजादी के बाद से हो रहा है। ये कहना कि पहले विकास नहीं हो रहा था, अब विकास हो रहा है, अब विकास के बारे में कोई सरकार ज्यादा संज्ञानित है, ये बात तो मुझे ठीक नहीं लगती है। जब देश आजाद हुआ तो सचमुच बहुत बुरी हालत थी। हो सकता है नवयुवकों को ना पता हो, लेकिन मैंने देखा है बचपन में जिस तरह देश की बुरी हालत थी, तो देश का विकास तो हुआ।
कभी तेज हुआ, कभी हल्की गति से हुआ, तो विकास तो हमेशा मुद्दा रहा है भारतीय राजनीति का। ऐसा नहीं समझता कि ये कोई नया मुद्दा है। जहां तक और बातों की बात होती है, मुझे ये लगता है कि चुनाव जो है इसमें कोई वेव नहीं है, ये मेरा मानना है। जिसे कहते हैं कि हवा है, उसकी बात है। पिछले 2 चुनाव जो उनमें सर्टनली एक वेव थी, सब था। तो मेरा मानना ये है कि चुनाव जो है वेव ना होने की वजह से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड पे हो रहा है, यानी बराबरी का मुकाबला है। जब वेव होती है तब तो बड़ी बात है, तो पूरी एक ही पक्ष के बारे में लोग सोचते हैं। तो इस चुनाव में वेव ना होने की वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड है। और मैं समझता हूँ कि जनता जो है दोनों दलों के बातों को सुन रही है, बात कर रही है, सब कर रही है। और जनता अपना इसके बारे में मत प्रकट करेगी क्या कर रहा है सब है। ये सही है कि मतलब मोदी के शासन में विकास की गति बढ़ी है, लेकिन ये भी सही है कि समस्याएं भी आई है। बेरोजगारी बहुत बड़े मुद्दे के रूप में उभरा है। तो अब ये इसके बारे में तो जनता को फैसला करना है कि हम क्या करें। लेकिन ये जो है एक चुनाव, जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड पे है। और इससे जो है देश में जो लोगों की जो समझ है राजनीति के बारे में, या उनकी वो एक प्रेफरेंस है, वो ठीक सामने ऊपर होके आएगी। अब जहां तक पार्टियों का सवाल है, वो तो अपनी अपनी बात करेंगे ही करेंगे। उनका तो काम भी है अपने बारे में प्रचार करना। लेकिन दोनों के बीच में कौन सही है, ये फैसला जनता के हाथ में। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर जिस तरह से त्रिपाठी जी लगातार कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, अगर रायबरेली का जिक्र किया जाए तो कुछ ही दिन पहले आपने एक दावा देखा था, इसमें यह बार बार कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि रायबरेली का विकास हुआ नहीं। हालांकि कांग्रेस के पास ही सीट काफी सालों से है और ये सीट कांग्रेस के पास होने के बावजूद यहाँ पर समुचित विकास नहीं हुआ। उसके बाद प्रियंका गांधी जी वहाँ पहुँचती हैं, फिर वो बयान देती हूँ, वो कहती हैं, उन्होंने एक पूरी लिस्ट उसमें रीड की। उन्होंने बताया कि हमने फ्लाईओवर दिए, हमने कितने पेट्रोल पंप दिए, हमने यहाँ के लोगों को कितना ज़्यादा गांवों को आपस में शहरों से यहाँ पर कनेक्ट किया। तो आपको क्या लगता है कि क्या विकास कांग्रेस के समय नहीं हुआ, या जिस तरह से सरकार की जिम्मेदारियां थी आपने समुचित विकास किया और इसका लाभ आपको मिलेगा? देखिए, हमारी जो जिम्मेदारी थी, विकास के मायने क्या है, उसका पैमाना क्या है, ये देखना जरूरी है। वहां पर एम्स बना, आपको भी मालूम है, रेल कोच फैक्ट्री बनी। कांग्रेस पार्टी का अगर प्रमुख उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य ये है कि अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उससे लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए। हम उस रोजगार की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी बात करते हैं मीट की, मछली की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, मुसलमान की, और अब तो उन्होंने और हद कर दिया, कह दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी या गठबंधन सत्ता में आती है तो राम मंदिर के ऊपर वो ताला जड़ देंगे। इससे हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकता है। अभी माथुर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए, विकास तो शुरू से ही हुआ, कभी कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ। और वही बात, उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि कांग्रेस ने जो बुनियाद रखी, जो नींव रखी, उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनाई, आपने उसके ऊपर विकास, और कोई भी सरकार आएगी तो थोड़ा बहुत विकास तो करेगी ही करेगी। विकास तो ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। हर व्यक्ति का विकास होता है, समाज का होता है, देश का होता है, लेकिन उस विकास में प्राथमिकता किसकी है? राहुल जी बात कर रहे हैं कि किसानों की कर्ज माफी का, राहुल जी बात कर रहे हैं उनको एमएसपी की गारंटी देने की वाली बात कर रहे हैं। ये बात करेंगे तो अडानी की बात करेंगे, ये बात करेंगे, अंबानी की बात करेंगे, ये उनके कर्जे माफ करेंगे, किसानों के कर्जे माफ नहीं करेंगे। तो दोनों के मुद्दों में फर्क है, दोनों की सोच में फर्क है। हमें सत्ता नहीं, हम सेवा के लिए हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए है। तो दोनों के बुनियादी फर्क को समझने की जरूरत है। संजीव जी, इनका तो ये कहना है कि भाई विकास हमने पहले किया था, नींव हमने तैयार की, इमारत हमने तैयार की, आप आए तो बस आपने उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दी। अब आप बता रहे हैं कि भाई अगर ये इमारत खड़ी हुई तो ये हमारे दम पर खड़ी हुई है। कहने का मतलब इनका सीधा सा ये है कि सतत विकास की अवधारणा तो पहले भी थी। बीजेपी बार बार ये क्यों कहती है कि आखिर विकास नहीं हो रहा था, हमने आकर किया? और सबसे बड़ा सवाल इनका यही है कि अगर विकास नहीं हो रहा था तो आपको मौका मिला, उसके बाद भी अगर आप कांग्रेस को कोसेंगे तो कैसे काम चलेगा? आलोक जी, देखिए, हम किसी को कोस नहीं रहे हैं और जनता ग्राउंड जीरो पर देख रही है। हमने धरातल पर काम किया और एक ऐसा एक वातावरण हमने तैयार किया जहां पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारें शिलापट लगाती थी और भूल जाती थी, और उनको याद आता था जब अगले चुनाव में वो अपने क्षेत्रों में जाते थे, या इनके प्रधानमंत्री जब अपने शिलापट देखते थे तो जब उन्हें याद आता था कि अरे कभी
शिलान्यास किया था और सब कुछ हुआ ही। लेकिन आज पूरी का पूरा एक सिनेरियो चेंज हुआ है। जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हम जिस भी योजना परियोजना का शिलान्यास करते हैं और टाइम बाउंड हमारे सारे कार्य काम होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी काम होता है, हम उसी दिन उस काम के उद्घाटन की तिथि भी निश्चित कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं। और बड़ी बात यह है, किसी योजना परियोजना का समय अगर हमने 31 दिसंबर बोला है तो 25 दिसंबर को वो काम पूरी तरह से तैयार मिलता है और 31 दिसंबर से पहले पहले उसका उद्घाटन भी हो जाता है। तो जनता का जो एक विश्वास का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के प्रति बना है कि जो बोलेंगे वो करेंगे, जो पहले कभी हुआ नहीं करता था। और देखिए, मैंने आरंभ से ही बोला है, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक डेवलपमेंट को, एक विकास को एक बड़ा मुद्दा बनाया है, क्योंकि हमने किया है। लेकिन फिर इसके पीछे क्या वजह है कि देखिए, बार बार त्रिपाठी जी तो यही बार बार बोल रहे हैं ना कि विकास की बात तो आप रैलियों में कर ही नहीं है। इनका आरोप यही कि बस आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं। तो आखिर इनको आपके भाषणों में वो चीजें फिर क्यों नहीं सुनाई दे रही? आलोक जी, मैं आ रहा हूँ, आपकी की बात पे आ रहा हूँ। लेकिन मोदी है तो कठिन हालात से भी बाहर निकलना मुश्किल। और जब हम विकास की बात कर रहे थे, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे, जब हम विकसित भारत की बात कर रहे थे, तो कांग्रेस झूठ, भय, भ्रम का एक वातावरण करने की जो राजनीति लगातार करती रही है और नेगेटिव राजनीति ये लोग जो लगातार कर रहे थे, ये अपने आप पूरे सिनेरियो को जातिवाद में कन्वर्ट करने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। विरासत टैक्स 55% लाने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। संविधान समाप्ति की विषय कौन लेकर आया? जबकि संविधान में जब अंतर आया, जब परिवर्तन किया गया, 106 बार अंतर परिवर्तन हुआ। 106 बार जो परिवर्तन हुआ उसमें 90 बार परिवर्तन करने का काम कांग्रेस की सरकारों के द्वारा किया गया। परिवर्तन नहीं ना, संशोधन बोलिए उसको। संशोधन की परिवर्तन तो बहुत व्यापक हो जाएगा। लोकतंत्र की ये लोग बात करते हैं और लोकतंत्र के सबसे बड़े हत्यारे कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने 90 से अधिक बार चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। गरीबी हटाओ का इन्होंने नारा दिया। आज तक आप बताइए कौन से क्षेत्र में ये लोग गरीबी हटा पाए? कौन से गरीबों के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया? मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ क्योंकि स्टूडियो में देखिए हमारे वरिष्ठ संपादक भी हैं। अनिल जी, देखिए आपने तमाम ये बातें सुनी। जो एक तैयारी की स्तर की भी अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो तमाम कैंडिडेट्स हैं उनका प्रचार करने के लिए सीएम योगी लगातार जा रहे हैं, गृह मंत्री जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। लेकिन अगर वीवीआईपी सीटों को छोड़ दिया जाए कि तो उस तरह का उत्साह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में नहीं नजर आ रहा। कि मान लीजिए कोई छोटा सा कार्यकर्ता ही अगर आपका खड़ा है तो उसकी कैंपेनिंग के लिए अखिलेश यादव या राहुल गांधी उस मैदान में नजर नहीं आ रहे। तो क्या इस स्तर पर यह देखा जा सकता है कि नहीं, तैयारी में जो जोश होना चाहिए वो थोड़ा सा गठबंधन खेमे की तरफ से कमजोर है? बिल्कुल, ये निश्चित रूप से मानना पड़ेगा। जैसा मोदी जी स्वयं कहते हैं या बीजेपी पार्टी कहती है, उनके सारे बड़े नेता कहते हैं कि हम चुनाव के टाइम ही केवल चुनाव तैयारी नहीं करते, न चुनाव लड़ते हैं। वो कहते हैं हम हर पल चुनाव लड़ते हैं, हम हर पल चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। बीजेपी का जो संगठन है, बीजेपी का अपना जो एक प्लान है, बीजेपी के पन्ना बूथ तक की जो पहुंच है, ये बिल्कुल सच है कि इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी और सबसे संगठित पार्टी बनी हुई है। और बीजेपी के बड़े नेताओं की ये तारीफ करनी पड़ेगी कि छोटे से छोटा नेता अगर चुनाव लड़ रहा है या कोई बहुत इंटीरियर इलाके की भी कोई सीट है जिसका कोई महत्व नहीं, जिसको देश दुनिया में बहुत कम चर्चा में रहता है, उसको भी जीतने का पूरा आखिरी दम तक प्रयास करते हैं। यहां तक कि अगर आप ध्यान दें आलोक जी कि अगर कोई ऐसी सीट है जिसपे मालूम है कि उनको जीत नहीं मिलनी है, कोई एरिया है या कोई सीट है, तो बीजेपी कोई जरूरी नहीं कि उसी बार जीत जाए, लेकिन वो अपने वोट परसेंटेज बढ़ाकर अगले चुनाव में अपनी जीत का दावा करने का एक प्रयास करती है। लेकिन यही विपक्षी पार्टियों में कमी है, वो या तो वीआईपी सीटें या जहां उनको मालूम है कि हम यहां जीत सकते हैं वहां पर पूरी ताकत झोंकते हैं। लेकिन जहां उनको मालूम है कि हम नहीं जीत सकते या जहां उनको मालूम है कि यहां पर हमारी दाल नहीं गलने वाली, तो उससे वो करने
पन्नी काट लेते हैं। तो बीजेपी और अन्य पार्टियों में अंतर है, जिसका रिजल्ट देखने को मिलता है। बीजेपी 2 से 303 तक पहुंच गई और वो 400 से 40 तक पहुंच गए। आज आप कांग्रेस को देखिए तो पूरी ताकत झोंक दिया है अमेठी और रायबरेली में। क्या केवल 2 जगह चुनाव हो रहे हैं? पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं। इनकी डिमांड हर जगह की जा रही है। नेताओं की डिमांड है आप आए हम यहाँ रैली करें। ठीक यही चीज अखिलेश यादव की है, ठीक यही चीज अन्य पार्टियों की है। अगर आप देखें बिहार में तेजस्वी यादव बहुत लोकप्रिय हो गए हैं, लेकिन बिहार से निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही। वो अपने क्षेत्र में अपने ही लोगों तक सीमित रह गए, कहने कोई इंडिया गठबंधन है। तो ये जो एक इन लोगों के अंदर दायरा सीमित दायरे में है और बीजेपी ने अपने दायरे को बढ़ा दिया, असीमित कर दिया। तो ये अंतर तो बहुत साफ शब्दों में देखने को मिलता है। त्रिपाठी जी, जिस तरह से आपने पूरी बात को आपने सुना और लगातार जिस तरह से संजीव जी अपनी बात को रख रहे थे, एक जो बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ, ये बोल रहे हैं बार बार संजीव जी कि भाई मुद्दों की बात तो हम पहले भी करते आए हैं ना। आप विकास की बात करते हैं, हम तो सतत विकास की बात करते हैं। आप तुष्टीकरण की बात करते हैं, हम तो संतुष्टीकरण की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि आप जिस विकास को देश को सौंप कर गए थे उसमें कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन्स थे, कहीं ना कहीं हर्डल्स थे। हम तो एक ऐसा रोड मैप बना रहे हैं जिससे कि डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होता रहेगा। देखिए, हमने अभी चुनाव में जो पत्र जारी किए गए, कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की। हम वर्मा जी से सिर्फ एक बात जानना चाहते हैं और इसी गारंटी पर जो है मोदी जी लगातार बोल रहा है, भाषण कर रहा है। उनका मैनिफेस्टो क्या है? उन्होंने क्या दिया है? क्या उन लोगों से वायदे कर रहे हैं? हम बस इतना ही जानना चाहते हैं कि आप हमको 2 मिनट में जरा वर्मा जी से ये बतवा दीजिए कि आखिर में इस बार के उनके घोषणा पत्र में क्या खास है और जनता उनको वोट ठीक है। और अगर 2 मिनट में उन्होंने एक्सप्लेन किया तो आप फिर उनकी बात को तो मानेंगे ना, खारिज तो नहीं करेंगे? क्या अगर उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि हमारे घोषणा पत्र में ये खास है तो आप उसको मान तो लेंगे? कहीं फिर ये तो नहीं बोलेंगे कि झूठ बोल रहे हैं? वो हमको बस हमको 3-4 पॉइंट ठीक है संजीव जी बताइए आपके। ठीक है बिल्कुल ठीक है। आपका सवाल मैं बिल्कुल सीधा पूछता हूँ। संजीव जी, अपने घोषणा पत्र की 3-4 खास बातें आप एक बार याद दिलाइए त्रिपाठी जी को। आलोक जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा घोषणा पत्र नहीं होता, क्योंकि घोषणा पत्र केवल घोषणाएं रहती हैं जो कभी पूरी होती नहीं। हम संकल्प पत्र पर बात करते हैं और संकल्प पत्र जो हमने जनता से संकल्प ले लिया उसको पूरा करना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी होती है और उसके ऊपर हम लोग लगातार काम करते हैं। हमने युवाओं के कल्याण की बात करी, युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने की बात करी, मातृशक्ति के और आगे ले आने की बात करी। मातृशक्ति को उनको जो हमने 35% आरक्षण की बात करी थी, ये काम करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। देश भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात हमने करी है, डेवलपमेंट की बात हमने करी है, औद्योगिकरण की बात हमने करी है। रोजगार जब हम अधिक से अधिक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में होगा, एक आप देखिएगा आज मोबाइल सेक्टर में भारत दूसरे स्थान पे खड़ा है, जबकि 2014 से पहले हम पूरी तरह से चाइना पे और अन्य विदेशों के ऊपर निर्भर रहा करते। हाँ, जैसे दक्षिण कोरिया हो गया, चाइना हो गया, इन पर हम लोग काफी ज्यादा निर्भर थे। उनके ऊपर हम निर्भर रहते थे। आज हमने जो मुद्रा ऋण है, मुद्रा ऋण की 20 लाख जो उसकी वो है ब्याज, अभी तक जो 5 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है उसको हमने 20 लाख तक करने की बात करी है। हमने अपने स्टार्टअप की बात करी है, हमने हर घर सोलर पैनल लगाने की बात करी है, हर घर आत्मनिर्भर बिजली की बात करी है। ठीक है त्रिपाठी जी, ताकि हर घर को जो बिजली का बिल वो 0 हो, साथ ही साथ हम उससे कुछ एक कमाई का स्रोत भी बना पाए। तो हमारा जो संकल्प पत्र पूरा डेवलपमेंट को समर्पित है और उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। वहीं यदि आप कांग्रेस की बात करते हैं तो ये लोग केवल और केवल ये झूठ का पुलिंदा पेश कर रहे हैं। वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो दूर से दूर तक कहीं व्यवहारिक है ही नहीं। ये कह रहे हैं कि हम 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे। आप ये बताइए, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार रही, राजस्थान में आपकी सरकार रही, कर्नाटक में आपकी। ठीक है, पूछ लेते हैं त्रिपाठी जी। आपने 3-4 चीजें पूछी थी, ये तो 10 से ऊपर गिना गए।
अब आप इनसे सहमत हैं कि आपको लगता है कि नहीं ये भी झूठ है? वर्मा जी जो कह रहे हैं वो गोल गोल जिलेबी की तरह घुमा रहे हैं, और ठीक भी है, वही घुमाना भी चाहिए, क्योंकि उनके संकल्प पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बता पाए, इनकी अपनी मजबूरी भी है। देखिए सवाल ये है कि हम अगर बात करते हैं तो हम किसान की बात करते हैं, ये उन बेटियों की बात जो आज प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की मीटिंग में कही है, तो उनके बेटियों का सबसे बड़ा योगदान था, ये कितने महीने बाद उन्होंने बोला है। वही बेटियां जो है जंतर मंतर पर बैठी थी, उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरह से आरोपी के साथ जो है पूरी सरकार खड़ी रही, तो ये उनकी बात करते हैं। हम बात करते हैं उनके मान सम्मान की बात करते हैं, हम बात करते हैं उनको 1 लाख रुपए हर साल देने की बात करते हैं। कहीं पर तो ये ठहर करके अपनी बात को पुख्ता तौर पर ये कहें कि वाकई हमारा संकल्प है क्या। हाँ, ये जरूर है, इनका संकल्प है कि अपने 20-22 मित्रों के लिए पूरा खजाना खोल देना, उनकी सारी चीजों को माफ कर देना, ओवर रूल कर देना, उनको रेलवे स्टेशन दे देना, एयरपोर्ट दे देना, उनको बंदरगाह दे देना, वो सारी चीजें इनके एजेंडे में, हमारे एजेंडे में फर्क यही है। हम आम लोगों की बात करते हैं, हम गरीबों की बात करते हैं, हम बेरोजगारों की बात करते हैं, हम महिलाओं की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं। त्रिपाठी जी, आप बहुत ही पुराने नेता हैं, आप बहुत ही ओजस्वी प्रवक्ता भी हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूं, जब आपकी सरकार थी तो क्या आपकी सरकार बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ काम करती थी क्या, कि जो बड़े उद्योगपति हैं तो उनको हम लोग सहारा नहीं देंगे? और अगर देश की अगर आप बात करें, अदानी का नाम ले लेकर बार बार सरकार को घेरने की कोशिश होती है। आप जानते हैं इस देश में जो सबसे गहरा पोर्ट है वो अदानी का ही है। अगर आपको बड़े विमान लाने हैं ना विदेशों से, तो सिर्फ अदानी का ही एक ऐसा पोर्ट है जहां पर बड़े जहाजों की लैंडिंग हो सकती है। अब इसको लेकर भी आप कोसेंगे क्या फिर बीजेपी को? ये कहने का मतलब है कि अगर बीजेपी अगर कुछ बड़े उद्योगपतियों को मान लीजिए किसी भी टैक्स में अगर रिबेट दे दी गई, और रही बात अदानी की बात को लेकर आप बार बार घेरते हैं। राजस्थान में और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने अदानी को ठेका दिया, वहां पर तो आपकी थी सरकार उस समय। इसको लेकर फिर आप क्या कहेंगे? आपने अच्छा सवाल किया। उसी पोर्ट पे हजारों करोड़ की हीरोइन पकड़ी जाती है, और एक बार नहीं बार बार पकड़ी जाती है। उस पोर्ट में नहीं है, उस पोर्ट में नहीं है, उस पोर्ट में नहीं पकड़ा गया। अदानी के ही पोर्ट पे, अदानी के ही पोर्ट पे गुजरात में। मैं सबसे गहरे पोर्ट की यहाँ पर बात कर रहा था, सिर्फ एक पोर्ट नहीं है ना उनका। अरे भाई हमने क्या अदानी का नहीं है? मैंने कहा सिर्फ एक पोर्ट नहीं है उनका, दूसरे पोर्ट भी है, वो दूसरे पोर्ट की बात। मैंने कहा लेकिन वो अदानी का ही वो भी पोर्ट है जहाँ पर हजारों करोड़ की जो हीरोइन पकड़ी जाती है, एक बार नहीं बार बार पकड़ी जाती है, और बार बार पकड़े जाने के बाद सिक्योरिटी हटा दी जाती है, गवर्नमेंट केंद्र की सिक्योरिटी हटा दी जाती है, प्राइवेट सिक्योरिटी दी जाती है। और जहां तक उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं हम उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि सिर्फ 15-20 उद्योगपतियों का ही विकास न हो, क्योंकि विकास अगर होगा तो बहुत सारे उद्योगपति इस देश में जो हैं उनका जब हाथ मजबूत होगा, उनके साथ भी जब केंद्र का हाथ रहेगा, उनके साथ साथ केंद्र उनके साथ भी बराबर का व्यवहार करेगी, तब जाकर के इस समाज का और देश का विकास होगा। लेकिन वो इस सरकार के एजेंडे में नहीं है। तो हम उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है, हम अडानी उद्योगपति उनके खिलाफ नहीं है, हम अंबानी उद्योगपति उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन इस तरह का व्यवहार, सौतेला व्यवहार जो सरकार कर रही है, उससे बहुत बड़े पैमाने पर इस देश की क्षति हो रही है। ठीक है, बालकृष्ण पांडे जी भी यहाँ पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। बालकृष्ण पांडे जी, जिस तरह से लगातार हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए, संजीव जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी के अपना पक्ष रख रहे हैं, इसके साथ हमारे साथ द्विजेंद्र त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। त्रिपाठी जी का ये कहना है कि भाई जो मौजूदा सरकार है वो बाकी सारी चीज़ें ठीक है, विकास की बातें होती हैं, बेरोजगारी की बात होती है, गरीबी की बात होती है, लेकिन कुछ विशेष उद्योगपतियों को लगातार सरकार फायदा पहुंचाती है, हम इसके खिलाफ हैं। साथ ही ये इस बात पर भी अड़े हुए हैं कि भाई हम उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है। देखिए, ऐसा था कि पहले इंदिरा गांधी नेहरू जी की सरकार कहा जाती थी टाटा बिरला की सरकार है, ठीक है। तो इनके ऊपर जो आरोप था उसको कहीं ना कहीं ये उतारने का प्रयास करते हैं। दो बातें प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ी गंभीरता से, यदि हम इस गरीब के पसीने का हृदय से पूरा सम्मान करते हैं, गरीब के पसीने के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है, तो हमारे यहाँ जो हमारे वेल्थ किसी भी क्षेत्र के लोग हों, वो जो महत्वपूर्ण स्थान क्षेत्र में, उस क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में जो भी हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी सदैव से सम्मान करती है, और उतना ही सम्मान
इस देश में प्राप्त हुआ है। चाहे वो गरीब का अगर योगदान इस देश की अर्थव्यवस्था में है, और वेल्थ क्रिएटर्स का योगदान है, खिलाड़ियों का योगदान है, कला संस्कृति में जो योगदान समान रूप से उन सब का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने किया है। सिर्फ इनके आरोप जो हैं, जैसे आप एक चीज देखिए, 60 साल का इनके साथ भ्रष्टाचार रहा है, जो इनके साथ जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है। 60 सालों तक खानदान को पोषित करने का कार्य रहा है, जो है इनका परिवारवाद इनके साथ जुड़ा हुआ है, इनका सामंतवाद इनके साथ जुड़ा हुआ है, घोटाला इनके साथ जुड़ा हुआ है, चारा घोटाले में इनके गठबंधन के सहयोगी सजा याफ्ता हैं, वो भी जुड़ा हुआ है, दंगा करने वाली सरकारें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी का आपने जिस प्रकार से देखा है, खली में अभद्रता, आम आदमी पार्टी में उन्हीं के राज्यसभा सांसद के साथ मारपीट आप देख रहे हैं, ये सब चीजें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं। मोदी जी के नेतृत्व में जहां गरीब का उत्कर्ष हुआ है, चाहे वो 4 करोड़ मकान देके हुआ हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को धुएं से मुक्ति हो, चाहे वो हर घर नल की योजना हो, तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है आलोक जी, उसको मोदी जी ने चरितार्थ करने का काम किया है इस देश में। तो इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कुछ नहीं बचता तो ये अपनी दुश्मनी अडानी अंबानी कहिए, कल इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति से निकालने लगते हैं, क्योंकि सफेद हाथ नहीं होती, खराब लगने लगता। अपने अहमदानी खानदान को, सैफई खानदान को अपने अलावा इस देश में कोई बर्दाश्त नहीं है, वही इनकी आलोचना है। क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। मुद्दे क्या होंगे? भ्रष्टाचारियों के पास कोई मुद्दे होते नहीं, परिवारवादियों के पास कोई मुद्दे होते नहीं। 60 सालों तक से बेग काम किया, मनरेगा में मजदूरी कराई है लोगों से। तो इस देश को मजदूर बनाने का काम और विश्व के पटल पे भी भारत को नीचे गिराने का काम इनके शासन काल में हुआ है, जिसको मोदी जी ने बहुत मजबूती के साथ मजबूत किया है इस देश को हर क्षेत्र में। बस इतना। त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? इनका तो सीधा आरोप यही है कि भाई देश की छवि को खराब करने का आप लोग काम करते हैं जब आप उद्योगपतियों को घेरते हैं। इसके साथ इनका ये कहना है कि हमने तो हर क्षेत्र में विकास किया, लेकिन क्योंकि अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए जानबूझकर ऐसे मुद्दे उछाले जाते हैं जिनकी चर्चा जनता के बीच में ही नहीं है। त्रिपाठी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? त्रिपाठी जी तक अभी हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। हमारे साथ लगातार हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से अनिल जी देखिए, अगर कांग्रेस का पक्ष देखें तो उनको ये लगता है कि नहीं, सरकार ने निश्चित तौर पर उन मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं दिया जो देश में सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दे थे। लेकिन जनता अगर बार बार अपना मैंडेट दे रही है तो आपको नहीं लगता है कि सरकार ने कुछ तो ध्यान दिया होगा, जिसके चलते जनता का झुकाव आज भी एक विशेष सरकार की तरफ लगातार बना हुआ है? हालांकि अब मतदान ये तय करेंगे कि इस बार जनता के मूड में क्या है, लेकिन तमाम विपक्षी दलों को ये भी तो सोचना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा, अगर किसानों का जिक्र यहाँ पर बार बार किया जाता है, जब गाजीपुर में किसान बैठे हुए थे, उसी बीच में, उसके ठीक बाद में, उसी अंतराल में, कि मतलब मुश्किल से आप मान के चलिए 20 या 30 दिन का भी गैप नहीं था, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए। उसी बीच में ये कहा जा रहा था कि भाई जो किसानों का गुस्सा है वो वोटों के रूप में परिलक्षित होगा, वो दिखाई देगा। लेकिन जब परिणाम सामने आए तो योगी आदित्यनाथ के फेवर में आ गए, जबकि लगातार ये प्रचार किया जा रहा था कि बीजेपी किसानों के खिलाफ है। तो क्या जनता के मूड को भांपने में विपक्ष कहीं ना कहीं नाकाम हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बीजेपी जनता को मूड को भांपने में नाकाम हो रहा है या विपक्षी पार्टियां हो रही हैं, ये तो एक प्रश्न है, और ये प्रश्न 4 तारीख को निकल कर आएगा इसका उत्तर। लेकिन ये निश्चित तौर पे ये देखने में आ रहा है कि जो विपक्षी पार्टियों पर, खासकर कांग्रेस पर या उनके सहयोगी दलों पर जितने आरोप लगे थे, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, सामंतवादी, जैसा अभी बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे, 2014 में बीजेपी ने इस तरह के आरोप लगाए और उसको जनता ने हाथों हाथ लिया। 2014 से 19 तक का मौका दिया गया बीजेपी को, और बीजेपी ने उस वक्त इनके ऊपर आरोप लगा के इन सारी चीजों को, खासकर भ्रष्टाचार, देश से मिटा देंगे। ये एक बहुत बड़ी बात कही गई थी। जनता को बड़ी उम्मीद थी, भ्रष्टाचार से बहुत तृप्त थी, परेशान थी। लेकिन 2019 जब चुनाव आता है, और जो और भी वादे थे, 2019 आते आते जनता को कहीं कुछ एक आधी उम्मीदें पूरी होती दिखी, आधी अभी उनकी अधूरी रह गई थी। 2019 में चुनाव आता है, फिर वही बातें मोदी सरकार या मोदी जी के द्वारा कही जाती हैं। जनता ने एक बार फिर इन पर विश्वास जताया और फिर से
से एक बार इनको मौका दिया। जैसा आपने ही बताया कि उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होता है, किसान आंदोलन होता है, उस पर भी अगर याद हो 3 कानून लाए थे, उस 3 कानून के खिलाफ ही वो किसान इकट्ठा हुए थे। तो ऐन वक्त पर मोदी जी का किसान कानून को वापस लेना और उनकी जो प्रमुख मांग थी एमएसपी या उसके साथ 3 मांगे और थी, तो उसके लिए तुरंत मोदी जी का फ्रंट में आना और उसके बाद बोलना कि इसके लिए कमेटी बना देते हैं, कमेटी में जिस ढंग से चीजें हैं उसको हम लोग समझेंगे, उस समझने में गलती हो गई और आपकी ये मांग भी पूरी की जाए। तो एक बार फिर से जनता ने इन पर विश्वास जताया कि जनता की अगर हमारे धरना विरोध प्रदर्शन के बाद किसी भी तरह अगर सरकार बैकफुट पे जाती है, हमारे कानून को वापस लेती है, तो इसका मतलब कहीं ये हमारी आगे सुनवाई होगी। उसी दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होता है और जनता को एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं सरकार हम पर सुनेगी, समझेगी। हमने बहुत दबाव डाला, लेकिन अब उस चुनाव के बाद जब 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहा है, चूंकि जैसे आपने बताया किसान मुद्दा, उस किसान के उस मैटर पे एक भी कदम न सरकार बढ़ी न वो कमेटी बढ़ी, वो मुद्दा ज्यों का त्यों बना रह गया। इसी तरह चाहे बेरोजगारी ले लें, 2014 में आई थी, 2019 तक आते आते बोले कि अभी तो हमने नींव रखी है और अब हम आगे इसका पूरा ढांचा खड़ा करेंगे, लेकिन 2019 के बाद 2024 आ गया तो वो बेरोजगारी का जो रेशियो है, जो सरकारी डेटा होता है, वो बढ़ता चला गया। तो अब वही युवा जो 2014 में और 2019 में एक पूरे विश्वास से, उम्मीद से इनको वोट दे रहे थे, उनका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, क्योंकि जहां परसेंटेज कम होने चाहिए वो कम नहीं हो रहे हैं, स्थिर नहीं है, कहीं ना कहीं बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक इसी तरह सबसे मेन है महंगाई। महंगाई, जनता चूंकि महंगाई से रोजमर्रा की जिंदगी में उसके असर पड़ता है। एक तरफ रोजगार छिनते, अगर याद हो कोरोना टाइम में जिस ढंग से व्यवस्थाएं टूटी हैं, कोरोना में जो एक भारत का स्ट्रक्चर था, छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसे कहते हैं एमएसएमई के तहत चलते हैं, वो पूरी तरह से बंद हो गए थे। तो उस बंद होने पे जो विपक्ष आरोप लगाता है वो आज भी पूरी तरह से अपने स्तर पर वापस नहीं आ पाए। और दूसरी तरफ बड़े उद्योगपति, बिल्कुल विपक्ष का आरोप लगता है, यहाँ पर हम भी उनके, जहां पूरा विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, वहां पर अगर आप ध्यान दें तो उस वक्त अदानी की अर्थव्यवस्था लगातार चढ़ती चली जा रही थी। प्रश्न वाजिब है कि जहां देश गरीब होता जा रहा है, जहां विश्व गरीब होता जा रहा है, लोगों के दाल रोटी के लाले पड़े थे, वहां अदानी नाम ले या उनकी कंपनी के नाम ले, उनका स्तर बढ़ता चला जा रहा था। तो अब जनता भी कहीं ना कहीं एक पशुपेश की स्थिति में है कि बीजेपी सही कह रही है या विपक्षी सही कह रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ लगातार यहाँ पर बालकृष्ण जी हैं जुड़े हुए। बालकृष्ण जी, आपको लगता है कि अदानी का मुद्दा हो गया, किसान का मुद्दा हो गया, इसके चलते बीजेपी को लेकर नाराजगी है? क्योंकि मुझे याद है कि ये मुद्दे शायद 3 साल पुराने भी हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी जीत जाती है, क्या वहां पर जनता ने इन मुद्दों पर वोट नहीं किया होगा? इसके बाद मध्य प्रदेश में भी होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, राजस्थान में होता है और आपकी पार्टी को जीत मिलती है। तो क्या विपक्ष मुद्दे पहचानने में कहीं ना कहीं भ्रम खा रहा है? क्योंकि किसान तो वहां भी हैं, किसानों का मुद्दा वहां भी है, अदानी का मुद्दा वहां भी चाय की दुकानों में निश्चित तौर पर चर्चा में आया होगा, इसके साथ ही बेरोजगारी का मुद्दा मध्य प्रदेश में भी रहा होगा, राजस्थान में भी रहा होगा। तो क्या विधानसभा चुनाव में जनता नहीं समझ पाती है क्या, या विपक्ष उनको समझा नहीं पाता है? आपके प्रश्न का जवाब देना है या विश्लेषक, रुचि हमारे विश्लेषक हैं, गौदसा विपक्ष के साथ है, उनका जवाब दे दें। मैं बता देता हूँ एक लाइन की बात। ऐसा है कि अगर आप 2014 के पहले देखें तो एमएसपी पे ही बात कर लेते हैं, 900 से 950 के बीच धान का या गेहूं का रेट, गेहूं का 1000 कुछ था, धान का 900 कुछ रुपए। हाँ, आज एमएसपी आप देख लीजिए कितनी है, 2 गुनी है या नहीं है, चेक कर लीजिए 14 से लेके आज तक, आप देख लीजिए इसको, 2 गुनी है एमएसपी। तो दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों ने आंदोलन किया, भाजपा ने बिल वापस लिया। तो हम कांग्रेस की या इंडी गठबंधन की सरकार नहीं है कि हम सब इमरजेंसी लगा दें देश में। अगर देश हमारी बात न सुने तो वो ऐसे विश्लेषक या अपने ऐसे पत्रकार हैं, इनका मुंह बंद करने के लिए इमरजेंसी है। भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार है और प्रजातांत्रिक दल है, और भारत के संविधान में और देश के प्रजातंत्र में 200% की आस्था है। कोई चीज 200% होती होगी उतनी आस्था है, और संविधान को मजबूत करने का काम किया है। तो कभी इनके मुंह से ये नहीं निकलेगा, विश्लेषक महोदय के मुंह से, कि माननीय मोदी जी ने 60 साल तक जो काम हुआ, क्या ये देश, इस देश में कच्चे मकान, बरसात के समय कच्चे मकान, हम सब ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कितने कच्चे मकान गाँव में गिर जाया करते थे जिसमें लोगों की मौतें होती थी? क्या मोदी जी ने 4 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान देके इस देश के गरीबों को मजबूती नहीं प्रदान की, उनको संबल नहीं प्रदान किया, उनको एक जीवन स्तर नहीं प्रदान किया? क्या प्रदान किया? तो विश्लेषक महोदय की दृष्टि में ये विषय नहीं आएगा। क्या
कितनी कितनी अशुद्ध जल से कितने लोग मौत होते थे। मैं विवेकानंद जी को पढ़ रहा था, बहुत पहले उन्होंने कहा था कि अशुद्ध जल इस देश की बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को जल ऐसा करके पीना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए। अशुद्ध जल की समस्या जिससे लीवर की समस्या या अन्य बीमारियां होती थी, यदि मोदी जी ने हर घर नल अभियान के तहत शुद्ध जल देने का काम इस देश को किया, तो ये तो 60 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया। अगर महिलाएं धुएं से एक सिलेंडर लेने जाते तो लाइन लगानी पड़ती थी। आलोक जी अपने थोड़ा सा और पीछे चले जाइए, 5-10 साल पहले, सरकार के पहले चले जाइए, जिसमें पर्ची सिस्टम चलता था, जिसमें पर्ची सिस्टम। एक मिनट बात मेरी पूरी होने दीजिए, विश्लेषक बहुत बढ़िया बात कर। सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी, आज सिलेंडर की आज हर घर उज्ज्वला योजना देके माननीय मोदी जी ने महिलाओं की आंखों को स्वस्थ करने का काम किया, उनके फेफड़ों को सुरक्षित करने का काम किया। ये बात विश्लेषक महोदय के मुंह से नहीं निकलेगी। तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी, उसको माननीय मोदी जी ने चरितार्थ करने का पूरा काम किया है। पास कोई मुद्दा नहीं है तो कहीं वो वर्ग पे आ जाएंगे, कहीं वो जाति पे आ जाएंगे, और कहीं वो आ जाएंगे। उनकी प्रशंसा पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान अगर राहुल गांधी के बयान को योनो में कोड करता है तो मुझे लगता है इस देश के आम जनमानस को, विश्लेषक को सतर्क हो जाना चाहिए कि अगर देश के किसी बड़े नेता के साथ है और कहीं ना कहीं उसको लेके कोड कर रहा है, पाकिस्तान प्रसन्न होता है, तो इस बात से इस देश का जनमानस भी वाकिफ है, विश्लेषक महोदय को भी सतर्क हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी ही तमाम बातों से अब, क्योंकि हमारे साथ एक नए मेहमान भी यहाँ पर जुड़े हैं, प्रदीप जी यहाँ पर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। हमारे साथ बालकृष्ण जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, और साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में अनिल मिश्रा जी हैं, जो कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। एक जो लगातार चर्चा चली, तमाम पहले सीटों की चर्चा चली, रायबरेली का भी जिक्र हुआ, अमेठी का भी जिक्र हुआ, लखनऊ का भी जिक्र हुआ, और इसके बाद विधानसभा चुनाव का जिक्र होते होते लोकसभा चुनाव की भी बात हो रही है। जो बीजेपी का कहना है कि भाई हमने तो उन सूक्ष्म मुद्दों पर काम किया, उन छोटे मुद्दों पर, चाहे वो महिला से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो युवाओं से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो गरीबों से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो अमीरों से जुड़ा हुआ हो, हमने हर एक परिप्रेक्ष्य में काम किया। कांग्रेस जो मुद्दे लगातार गिना रही कि भैया किसान नाराज है, बेरोजगार नाराज है, ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि इसके पहले विधानसभा चुनाव की श्रृंखला रही, उसमें तो बीजेपी को लगातार जीत मिली है। तो क्या आप मुद्दे नहीं पहचान पा रहे हैं, या जो आप मुद्दे लेकर जनता के बीच में इस बार लोकसभा चुनाव में है, उसमें जनता आपके साथ आएगी? प्रदीप जी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथी अभी ये कह रहे थे कि सिलेंडर में पहले लाइन लगती थी, अब वो बहुत फ्री तरीके से ये सिलेंडर मिल रहा है। हम पूछना चाहते हैं, जब लाइन लगती थी तो सिलेंडर का दाम कितना था? यूपीए सरकार में सिलेंडर का दाम था 400 रुपए, आपने 1000 पार कर दिया। तो यूपीए सरकार में अरहर की दाल का दाम था 55 रुपए, आपने 250 पार कर दिया। यूपीए सरकार में उड़द की दाल का दाम था 45 रुपए, आपने करीब 150 से 250 कर दिया। और अभी बेरोजगार नौजवानों पे चर्चा हो रही थी, तो बेरोजगार नौजवान इस देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आपने 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था और 12 करोड़ लोगों से आपने रोजगार छीन लिया। अभी किसानों पे बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी के साथी बता रहे थे, किसानों की आईसी बरेली, उत्तर प्रदेश की बरेली में पिछली बार देश के प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी। ये सरकारी आंकड़े हैं कि किसान की आय प्रतिदिन 27 रुपए है और 74,000 रुपए किसान पर कर्जा है। ये सवाल जो है, ये सवाल देश का किसान नहीं पूछेगा। 3 काले कानून के खिलाफ जब किसान आंदोलित होते हैं और देश के प्रधानमंत्री से, देश की सरकार से कहते हैं इस काले कानून को वापस ले लो, तो ये सरकार और देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने आतंकवादी कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं, उनके रास्तों पे कांटे बिछा देते हैं। और इससे भी जब बात नहीं बनती है तो गुंडा गृह राज्य मंत्री जो है, जो उत्तर प्रदेश का है, उसका बेटा उनके सीने पे गाड़ी चढ़ा देता है और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षित करती नजर आती है। अभी महिलाओं पे भी बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथी, महिलाओं पे बात करते करते उन्हें वो महिला खिलाड़ी नजर नहीं आई जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया था, और उन्होंने इन्हीं के सांसद पर आरोप लगाया और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षित करती नजर आई। तो महिला सुरक्षा पे बात करते करते इनका स्टैंड ये है, इनका स्टैंड है कि महिला सुरक्षा पर बात करेंगे और साथ हम कुलदीप सेंगर कर देंगे। इनका स्टैंड क्लियर है कि हम महिला सुरक्षा पर बात करेंगे और साथ चिन्मयानंद कर देंगे। तो महिला सुरक्षा पर ये भी इस तरह की बात करते हैं। मणिपुर की महिला इस देश की महिला नहीं है, ये इनका मानना है, इनका विश्वास है कि मणिपुर की महिला इस देश की महिला नहीं है, उत्तराखंड की महिला इस देश की महिला नहीं है। तो लगातार और इससे ज्यादा प्रज्वल रवन्ना जी, माननीय प्रज्वल रवन्ना
बिरला जी, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कहकर आए थे, इनका एक एक वोट सीधे देश के प्रधानमंत्री को पड़ेगा। महोदय भाजपा संरचित करते करते उनको जर्मनी छोड़ाई, और उस पर भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है। तो सवाल इस बात का है कि अगर कोई चुनाव आप जीत रहे हैं तो क्या इस समाज में ये मुद्दे मर जाएंगे? किसान अपनी आवाज नहीं उठाएगा? देश का नौजवान जब आपसे रोजगार की नौजवान से जुड़ा हुआ, नौजवान से जुड़ा हुआ 30 सेकंड हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितनी वाहन निकलती है सारी की सारी वाहन घोटालों की भेंट चल जाती है। उस पर जब विद्यार्थी आंदोलन करता है उन पर आप लाठियां चलाते हो, तो इन सवालों का जवाब कौन देगा? और इन सवालों का जवाब क्योंकि बीजेपी देगी भाई, नहीं दे रहे हैं, बीजेपी देगी, देश के प्रधानमंत्री दे नहीं रहे हैं, इसलिए जनता ने तय कर लिया है। ठीक है, किसान की बैलेट के माध्यम से जवाब देंगे। महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर जो आपने प्रश्न पूछे उसके उत्तर बालकृष्ण जी यहाँ पर देंगे, लेकिन किसानों को लेकर लगातार दर्द कांग्रेस का कई बार छलका है। मैं आपसे एक छोटी सी चीज जानना चाहता हूं, जिस तरह से काले कानूनों का आपने जिक्र किया, और क्योंकि आप लोग ही भूलने नहीं दे रहे हैं, हालांकि उसको लेकर प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, अब वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन किसानों को लेकर जो अर्थन डंकन प्रस्ताव पर समझौते के हस्ताक्षर किए थे वो किसकी सरकार में हुए? आपकी सरकार में हुए। स्वामीनाथन कमेटी ने साल 2006 में रिपोर्ट दी, उसमें सीटों का फॉर्मूला दिया, उसके बाद 8 साल आपकी सरकार रही, उसके बाद आप चुपचाप मौन बैठे रहे। तो क्या ऐसा होगा कि अगर एक किसानों को लेकर बिल कोई सरकार लाती है, क्या आने वाले जो आने वाले कम से कम 20 से 30 साल 40 साल कोई भी सरकार देश में आएगी और वो हिम्मत दिखाएगी कि अब किसानों को लेकर कोई कानून बनाया जाए? क्योंकि एक ऐसा माहौल बना दिया गया जिसमें चर्चा नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ बवाल हुआ। तो क्या आपको लगता है कि ये किसानों को लेकर जो बार बार घेरने की कोशिश आप करते हैं, ये कहीं ना कहीं आपसे भी चूक हो गई है कि जहां पर चर्चा होनी चाहिए थी वहां पर सिर्फ माहौल ये बन गया कि अब आपकी भी अगर मान लीजिए सरकार आ गई, आप भी हिम्मत नहीं दिखाएंगे किसानों को लेकर कि कोई कानून बनाया जाए? क्या कहेंगे आप इस पर? रमन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण बिल लेकर हम ही आए थे, जिसको बदल देना चाहते थे। मुझे सारे बिल याद हैं, मुझे तो हदबंदी का कानून भी याद है 1952 का, मुझे बिल सारे याद हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, जिस तरह का माहौल कृषि बिल लाने के बाद बनाया गया, आने वाले 40 सालों में क्या देश की किसी भी सरकार की इतनी हिम्मत होगी कि कृषि कानून लाया जाए? हर सरकार डरेगी कि भैया अगर हम ले आए तो कल के दिन क्या हो जाए। देश के किसान को आतंकवादी कहोगे, अगर आप देश के किसान को देशद्रोही कहोगे तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी और देश का नौजवान उनके साथ खड़ा होगा। अच्छा, अगर 25 से 30 लोग खालिस्तानी समर्थक अगर एनआईए वहां पे पकड़ ले तो क्या इस पर चर्चा नहीं होगी? निश्चित तौर पर आप देश के किसानों को आतंकवादी कहते 25 से 30 लोग किसानों के बीच में बैठकर अगर खालिस्तान के समर्थन के नारे लगाएं, एनआईए अगर ये पाए कि ये देश की सुरक्षा के लिए चुनौती है, तो क्या इस पर चर्चा नहीं होगी? उनको छोड़ दें? बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए। गृह राज्य मंत्री पर भी चर्चा होनी चाहिए। गृह राज्य मंत्री के ऊपर कौन सा केस है बताइए, फिर मुझे बताइए कौन सा केस? राज्य मंत्री को गुंडे के राज्य, उनके बेटे के ऊपर केस है कि उनके ऊपर केस है? नहीं महोदय, फिर जानकारी कर लीजिए, ठीक से जानकारी करके आइए। अरे नहीं, किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाने का भी आप जिक्र कर रहे थे, वो आशीष मिश्रा ने चढ़ाई कि टेनी मिश्रा ने चढ़ाई? के ऊपर टेरी महाराज पर हत्या का केस है, आप पता कर लीजिए। आप जानकारी, मैं भी किसानों की बात कर रहा हूँ। वो गैंगस्टर है और उसका गुंडा बेटा किसानों के सीने पे गाड़ी चढ़ा दे रहा है और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी रहती है। सुप्रीम कोर्ट में नेता उनके मंचों से भाषण दे रहे होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में इस केस को ले जाइए और आप उनको जेल के अंदर डालिए अगर इस तरह का कोई मामला है तो। सुप्रीम कोर्ट तो हम ले ही जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो। अब आपके 3 मुद्दे और थे, महिला, बेरोजगार और इसके साथ ही महंगाई। बालकृष्ण जी, इनका यह सीधे तौर पर कहना है कि हम जब इन मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं बीजेपी के साथ तो जानबूझकर राष्ट्रवाद की बात कर दी जाती है, जानबूझ के पूरी बहस को डिरेल कर दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए शुक्ला जी, इन्होंने एक प्रकरण उठाया रेवन्ना का। रेवन्ना के खिलाफ जब कोई आरोप लगा, कोई FIR दर्ज हुई, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मुद्दा है कि सेंट्रल का? स्टेट में किसकी गवर्नमेंट है, इसका जवाब दे दें। अगर रेवन्ना वह कर्नाटक छोड़ के चला जा रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा तो स्टेट का है ना, इन्हीं की सरकार थी। इनकी सरकार में वो छोड़ के यदि कहीं जाता है तो इसकी जिम्मेदारी इनकी है और उन्होंने कोई भी प्रयत्न शासन व्यवस्था को ठीक करने के लिए उन्होंने नहीं किया, जो हुआ था। एक बात। दूसरी बात है कि अगर आप सिखों को ले लें, ये कहते हैं ना इस प्रकार की बात, सिखों पे इंदिरा गांधी जी की 84 में हत्या होती है। 84 में हत्या होने के बाद इस देश में सिखों के ऊपर बड़े आक्रमण किए, तब एक
कांग्रेस की देन थी, कांग्रेस के नेता उसमें सजा भी प्राप्त किए पूर्व में। तो हमारा इतना सा कहना है कि जब ये कोई काम करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने तो चलिए नहीं पसंद आया तो उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं समझ पाए आप लोगों का मन, हम आपसे क्षमा मांगते हैं और हम ये कानून वापस लेते हैं। लेकिन इन्होंने 60 साल तक, ये मुझे बता दें, इन्होंने क्या कराई? यूरिया की कालाबाजारी। प्रधानमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री जी ने यूरिया को क्या किया? नीम कोटेड कर दिया। कभी कुंभ नहाने जाते थे तो वहां जो दूध मिलता था उसको कहते थे यूरिया मिली हुई है, किसी लायक दूध नहीं होता था। हम लोग जब हरिद्वार में कभी जाते थे, माघ मेला का होता है, उसमें जब पर्व होता है, तो प्रधानमंत्री जी ने उसको पहले नीम कोटेड कर दिया, यूरिया की कालाबाजारी बंद, सिलेंडर की कालाबाजारी बंद। तो जो कांग्रेस के कालखंड में जो कालाबाजारी चल रही थी उसको प्रधानमंत्री जी ने बंद करने का काम किया। अब इनको ये सब रास नहीं आता क्योंकि इनकी लाइजनिंग बंद हो चुकी है, जो ये करते थे कमीशन खोरी वो बंद हो चुकी है। इन सब के परिवार आर्थिक रूप से जो भ्रष्टाचार के कारण मजबूत थे वो कमजोर होते जा रहे हैं। तो ये परिवारवादी जो सरकारें इस देश में रही हैं, उन्होंने इस देश का सत्यानाश, चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर छोटा सा कमेंट प्रदीप जी आपसे भी यहाँ पर चाहूंगा, क्योंकि लगातार देखिए मुद्दे आप भी जनता के बीच में रख रहे हैं, बीजेपी अपना पक्ष रख रही है। क्या वास्तव में जनता के बीच में जो अहम मुद्दे हैं आपने उनको जनता के सामने उकेरा, उनको इस बात के लिए समझाया कि हमारे पास समाधान है, हम सिर्फ घोषणा पत्र नहीं दे रहे हैं, हमारे पास आपकी तमाम समस्याओं का समाधान है, और जनता इस बार पूरा भरोसा करेगी आप पर? प्रदीप जी, देश की जनता जानती है कि 400 का सिलेंडर इन्होंने 1000 रुपए किया है, 55 रुपए की दाल का दाम 250 रुपए इन्होंने किया है, 45 रुपए की दाल का दाम पर 150 रुपए इन्होंने किया है। और इतना ही नहीं, महोदय अभी बता रहे थे, हम पूछना चाहते हैं, प्रज्वल रवन्ना जिस एयरपोर्ट से भागा था उसमें फोर्स किसकी होती है, जरा बता दें। अभी तक इन्होंने टेनी महाराज पर एक जवाब नहीं दिया। देश की महिला खिलाड़ियों पर, जिस पर ब्रजभूषण सिंह पर आरोप सिद्ध हो चुका है, इस पर इनका एक भी जवाब नहीं आता है। कुलदीप सेंगर जब तक आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने पूरा आंदोलन करके वहां पे गिरफ्तारी नहीं हुई, तब तक वो इनके सचिवालय में टहल रहा था, इस पर इनका एक जवाब नहीं आता है। निश्चित तौर पर चिन्मयानंद पर एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, क्योंकि चिन्मयानंद आज भी भगोड़ा अपराधी है, और इस पर एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। और आपने ये बात कही थी, ये टेनी महाराज जो गुंडा गृह राज्य मंत्री है, आपने कहा था उस पर मुकदमा नहीं है, उसके ऊपर कहेंगे किसानों वाला मैंने कहा है। नहीं, मोड़िए मत बात को मोड़िए मत यहाँ पर। मैंने सिर्फ ये कहा, आपने जब किसानों का जिक्र किया कि उनके बेटे ने किसानों की छाती पर गाड़ी चढ़ा दी, मैंने सिर्फ उस संदर्भ में कहा है। हाँ, बाकी कौन सा केस है उसके लिए आप जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप केस कीजिए और आप वहां पर लड़िए। मैं सिर्फ उस मुद्दे की बात कर रहा था। देखिए ट्रायल चल रहा है महोदय, हाँ, चिन्मयानंद भगोड़ा है, चिन्मयानंद भगोड़ा है। नहीं ठीक है, देश के किसी भी अपराधी के ऊपर अगर केस है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, मैं तो इसी पक्ष में हूँ। भगोड़ा है, इसने अदालत की आदेश के अवमानना की है, भगोड़ा है। इस केस को और मजबूती के साथ आप लड़िए। ठीक है, समय हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा कम है। मैं बिल्कुल छोटी सी टिप्पणी अनिल जी आपसे भी चाहूंगा। देखिए 2024 का साल है, और अगर ज्ञान की बात करें तो ज्ञान अब कलम में नहीं है, किताबों में नहीं है, जो युवा है उसकी उंगलियों में है। आदमी तुरंत गूगल करके जान लेता है कि भैया किसके आरोप में कितनी सच्चाई है। तो क्या पार्टियों को दावा करते समय, आरोप लगाते समय इस बात का भान होना चाहिए कि भाई हम किसी भी नेता के बारे में किसी भी आंकड़े को अगर पेश कर रहे हैं तो युवा इतना समझदार तो है, वो खाली रील नहीं देखता है, वो गूगल करके देख भी लेता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और इसके चलते ही ये निर्धारित होता है कि पार्टी कितनी विश्वसनीय है। इसका ध्यान रखना चाहिए तमाम पार्टियों को। नहीं, बिल्कुल, युवा अब तेज हो गया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक उसका दूसरा पहलू भी, जहां सोशल मीडिया का ये बेनिफिट था, युवा ले रहे थे, लेकिन जब से ये एडिटेड और एआई का एक वो नया सिस्टम आया है तो बहुत सी चीजें व्यवस्थित को अव्यवस्थित कर देती है, बहुत सी सही खबरों को गलत कर देती है, गलत खबरों को सही कर देती है, और उसका सभी पार्टियां, कोई एक नहीं, कोई एक नेता नहीं। अगर आप देखें तो बीजेपी किस तरह कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेताओं के स्टेटमेंट को मजाकिया अंदाज में बना के पेश कर देती है, या कांग्रेस और वो लोग मोदी जी के किस तरह पिक्चर्स का यूज, वीडियो का यूज करके किस तरह को उन चीज़ों को बरकरार। युवा चूंकि उन्हीं में उलझा रहता है, युवा अभी अपनी पढ़ाई में, अपनी नौकरी में, अपने रोजगार में उलझा है, तो बहुत ज़्यादा इन सब में अभी जा नहीं रहा है, क्योंकि युवा स्वयं कन्फ्यूज है, युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। अब इन पार्टियों के द्वारा जितने लोक
लुभावने वादे सभी पार्टियों के द्वारा किए जा रहे हैं, उनमें युवा अपना भविष्य देख रहा है। अभी बात विश्वास की अगर करते हैं आप, तो विश्वास तो मैं नहीं समझता कि वो किसी पार्टी पे युवाओं को रह गया है। जहां 60 साल कांग्रेस ने इस तरह का बर्ताव किया था, तो वहीं 10 साल का जो इनका खाका है, जो इनकी रिपोर्ट कार्ड है, उससे युवा कोई बहुत संतुष्ट नहीं है। अब ये देखना है कि युवा आगे का भविष्य किसके पाले में डालता है, ये 4 तारीख को पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तमाम मेहमानों का आप सभी ने विस्तार से अपनी अपनी पार्टी का पक्ष भी रखा, इसके साथ ही विश्लेषण में यह भी बताया कि आखिर इस बार जनता के मूड में क्या है। कांग्रेस ने भी रण की तैयारी पूरी कर रखी है, तमाम जनता के मुद्दों को जनता को समझाया और साथ ही समाधान की एक तस्वीर भी पेश की है। वहीं बीजेपी ने भी ये बताया है कि पिछले 10 सालों में हमने क्या किया और आने वाले सालों में हमारे थैले में आखिर आपके लिए क्या कुछ छिपा हुआ है। इन्हीं आधारों पर मतदान होगा, इन्हीं मुद्दों पर जनता अपने घर से निकलेगी और ईवीएम का बटन जाकर दबाने वाली है। क्या कुछ खास होगा, सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे भी, समझाएंगे भी। जुड़े रहिए 10P न्यूज़ के साथ। नमस्कार।